था, हमने स्टार्ट किया था फर्स्ट चैप्टर। कल को थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी गई थी सिलेबस के बारे में और फर्स्ट चैप्टर का इनिशिएट कर लिया था हमने। चलो फिर उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, कल मैंने एक बात बताई थी आपको कि भाई जो भी चैप्टर है आप सबसे पहले उसका कंटेंट जान लें। जो भी कंटेंट है आपका चैप्टर का, उस कंटेंट को आप जान ले। उस कंटेंट में चैप्टर में पढ़ना क्या है, कौन कौन से टॉपिक्स में पढ़ने हैं। तो मैं आपको पहले थोड़ा सा सीक्वेंसिंग के बारे में कर रहा हूँ। ठीक है, सीक्वेंसिंग चैप्टर का मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले इंट्रो है जो हम कल कर चुके हैं। इंट्रो इसमें सॉलिड का है केवल। ठीक है, साथ साथ स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। बीच बीच में जैसे कोड फिल हो जाएगा उसके बाद आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, टाइम मिलेगा। इसके बाद इंट्रो के बाद हमें इसका इसमें कौन कौन सी चीजें हम पढ़ेंगे चैप्टर में। उसके बाद हमने सॉलिड का डेफिनेशन, ठीक है, इसका डेफिनेशन पढ़ा। ठीक है, और डेफिनेशन के बाद हमने इसका क्लासिफिकेशन स्टार्ट कर दिया था। यहां तक अभी हम हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन में दो ही टाइप के, अमोर्फस और क्रिस्टलाइन। अमोर्फस को जितने भी उसके यूज है, उसकी डेफिनेशन है, उसकी प्रॉपर्टी है, उसको पढ़ने के बाद यहीं तक छोड़ देंगे। अमोर्फस के बारे में ज्यादा नहीं है। इसके बाद क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में पूरा चैप्टर आगे चले। ठीक है, फिर आता है क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड को और ज्यादा डिफाइन करेंगे, इसका क्लासिफिकेशन आएगा। और क्लासिफिकेशन में ऑन द बेसिस ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के बेस पर इसको क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे। और यहीं से ही आपका जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है उसके बिटवीन जो फोर्स जो लगता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसी से आपको एग्जांपल याद होंगे, क्योंकि हमको रटना नहीं है। सबसे बड़ी बात यही है, रटना बिल्कुल भी नहीं है। तो फोर्स के बेस पे इसको हम करेंगे, क्लासिफिकेशन हम कर लेंगे। क्लासिफिकेशन के बाद हमको पढ़ना है स्पेस लैटिस। स्पेस लैटिस, यहां से आपका 3D व्यू शुरू हो जाता है। 3D मतलब आपको 3D में इमेजिन करना होगा हर एक सॉलिड को। ठीक है, 3D व्यू लगभग यहीं से स्टार्ट हो जाता है। हालांकि बीच में 2D और 1D पैकिंग एक बार हम जरूर पढ़ेंगे कि वो पैक जो पार्टिकल होते हैं सॉलिड के अंदर 1 डायमेंशन और 2 डायमेंशन में पैकिंग उनकी कैसे होती है, वो जरूर हम पढ़ेंगे। स्पेस लैटिस आएगा। स्पेस लैटिस के बाद आपके लैटिस पॉइंट आएंगे। लैटिस पॉइंट क्या होता है, फिर आपका यूनिट सेल आएगा। ठीक है, फिर लैटिस सिस्टम आएगा। लैटिस सिस्टम आएगा। अब जनरली क्या है यहाँ पर हमारे पास, जब लैटिस सिस्टम हम पढ़ेंगे तो वहां पर डिफरेंट टाइप ऑफ सेल आ जाएंगे। कि भाई एक सेल होती है क्यूब शेप का, एक सेल होता है क्यूबॉइड, एक होता है ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल। ठीक है, ये सब हमको पढ़ने हैं वहां पर। तो वहां पर यहाँ जो लैटिस सिस्टम पढ़ेंगे उसमें उन सब की प्रॉपर्टी तो हम पढ़ लेंगे, लेकिन मेन फोकस हमारा क्यूबिक यूनिट सेल के ऊपर होगा। क्लास 12th में क्यूबिक यूनिट सेल के डायमेंशन और उसके डेंसिटी, उसके वॉल्यूम और उसका जो डायगोनल है, आफ्टर दैट उसका जो पैकिंग है, वो सब इस क्यूबिक यूनिट सेल के लिए ही डिफाइन किया गया है हमारे चैप्टर में। अदरवाइज यहाँ पर लगभग 14 टाइप का, सॉरी 7 टाइप का ब्रेविस लैटिस सिस्टम है। तो हमको क्यूबिक पे क्लास में यहाँ से पढ़ने के बाद क्यूबिक पे आगे हमारा पूरा चैप्टर यहाँ से निकलते जाएगा। तो क्यूबिक यूनिट सेल में आपको क्यूबिक यूनिट सेल की बहुत सारे टाइप की, एक सिंपल होती है, सिंपल बिल्कुल, जिसको प्रिमिटिव बोलते हैं। प्रिमिटिव सबसे पहले वाला, ठीक है, प्रिमिटिव हो गया। फिर आपको यहाँ से बॉडी सेंटर्ड पढ़ना है, बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। फिर आपको एफसीसी पढ़ना है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। फिर आपको यहाँ से एफसीसी के बाद एज सेंटर्ड पढ़ना है, ईडीजीई, एज सेंटर्ड पढ़ना है। फिर आपको यहाँ पर एंड सेंटर्ड भी पढ़ना है। ठीक है, ये पढ़ लेंगे। फिर आपको यहाँ से निकालना होगा नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल। ये अच्छा टॉपिक है, यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन पक्का है। ये क्वेश्चन आपको 1 नंबर यहाँ से देके जाएगा जरूर। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएगा किस क्लासिफिकेशन से, यहाँ से। जी भैया, ये पढ़ाई के काम में लगो कौन है, ये कैरिन घाटी, आप चले जाओ, हमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है आपको पढ़ाने में। ऐसे ना किया करो। मैं अगर मैंने इनेबल किया ना वेटिंग टू मोर, मैंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, तो शुरू की 5 मिनट में जो आ जाएगा आ जाएगा, उसके बाद मैं फिर ऑन नहीं करूंगा। देखो इतना टाइम नहीं है बिल्कुल भी मेरे पास कि मैं आपको ये यहाँ पे रिमूव करता रहूं फिर आपको ऐड करता रहूं।
ठीक है, तो ये सब हम कर लेंगे। नंबर ऑफ पार्टिकल निकालने के बाद ये सब नंबर ऑफ पार्टिकल निकलेंगे। नंबर ऑफ पार्टिकल निकलने के बाद जब वो नंबर ऑफ पार्टिकल पता लग जाएगा तो हम डेंसिटी निकाल सकते हैं, डेंसिटी ऑफ सेल, सेल का डेंसिटी हम निकालेंगे। फिर हम रेडियस, इससे भी पहले ही आ जाएगा रेडियस को, विद द हेल्प ऑफ रेडियस। ठीक है, यहाँ मेन क्या है, रिलेशन बिटवीन, मैं बता दे रहा हूं आपको, रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ पार्टिकल आर एंड एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल ए। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा ये दिखाई नहीं दे रहा, एक सेकंड रुको, ये ठीक है, ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से एक नंबर आपको मिलेगा अगर आप न्यूमेरिकल मान के चलो, अगर आपके पास न्यूमेरिकल आता है तो ये रिलेशन आपका 100% अप्लाई होना है। ये चीजें आप ध्यान रखना बिल्कुल, ये बिल्कुल की पॉइंट मैं बता रहा हूं आपको यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद हमको यहाँ पैकिंग भी पढ़नी है, पैकिंग और डेंसिटी के साथ पैकिंग एफिशिएंसी, ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से फिर आपको पैकिंग, जिस समय पैकिंग एफिशिएंसी पढ़ोगे, पैकिंग पढ़ोगे, पैकिंग के साथ आप पढ़ोगे वॉइड। वॉइड क्या होता है, जो अगर कुछ पार्टिकल ऐसे कुछ अरेंज है तो इनके बीच में जो खाली जगह है, ये वाला वैकेंट स्पेस, इसको वॉइड बोला जाता है। ठीक है, तो ये सब आप ध्यान रखेंगे, ये वॉइड पढ़ेंगे और वॉइड के टाइप पढ़ेंगे, और यहाँ पे लगभग लगभग आपका ज्यादातर चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर इसकी आएगी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, ठीक है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ठीक है, और फिर आएंगे डिफेक्ट्स। सॉलिड्स में किस टाइप के डिफेक्ट होते हैं, एक बहुत सारे टाइप के हैं। तो ये थोड़ा सा सीक्वेंसिंग है चैप्टर की, ये चीजें हमें करनी है। और अभी हम कहाँ है, इंट्रो हमने कर लिया सॉलिड का। सॉलिड का इंट्रो करने के बाद सॉलिड का डेफिनेशन हमने पढ़ लिया, क्लासिफिकेशन हम कर रहे थे, और हम यही है बिल्कुल अभी अमोर्फस और क्रिस्टलाइन के ऊपर। अमोर्फस और क्रिस्टलाइन की 4 चीजें मैंने कल आपको बताई थी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको आगे बढ़ाता हूं। सर पैकिंग फ्रैक्शन, बेटा पैकिंग एफिशिएंसी और फ्रैक्शन एक ही बात होती है। फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, थम्स अप करो, फिर मैं इसको रख दूंगा। ठीक है, चलिए, तो ये क्लासिफिकेशन पे हम हैं फिलहाल। ये चीजें आपके बहुत काम आ जाएंगी, जैसे अभी हम बता रहे हैं कि आपको यहाँ से ये चीज ठीक लगती है, ये वाला पॉइंट सबसे ज्यादा यूज होता है, तो इस चीजें की, इन चीजों की आदत डालो आप चैप्टर में कि हाँ मैं ये वाला पॉइंट सबसे ज्यादा यूज होता है। तो होता क्या है कि आप न्यूमेरिकल स्टार्ट करोगे, और जब आप 10 या 12 क्वेश्चन कर लोगे, 12 क्वेश्चन में 4 सूट की लाइन एक ही जैसी है, तो फिर जब 13 क्वेश्चन आप करोगे तो 5th लाइन से स्टार्ट करोगे। यही ट्रिक है बस, और फिर कुछ नहीं होता। चलिए, तो क्लासिफिकेशन अपना चल रहा था। क्लासिफिकेशन में जो पॉइंट हम डिस्कस कर चुके, तो मैं एक बार बता दे रहा हूं। सबसे पहला था फिजिकल अपीयरेंस। अगर फिजिकल अपीयरेंस देखा जाए, जनरली जो आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो जनरली हार्ड मिलेंगे, अमोर्फस आपको थोड़े से सॉफ्ट मिल सकते हैं। सेकंड आपका था रेंज ऑर्डर, ठीक है। थर्ड था आपका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। फोर्थ था आपका क्लीवेज प्रॉपर्टी, ठीक है। फिफ्थ मैं आज आपको बताना चाह रहा हूं एमोर्फस और ये मैंने लिख दिया, ठीक है। फिफ्थ प्रॉपर्टी है आइसोट्रोपी अनआइसोट्रोपी, आइसोट्रोपी एंड अनआइसोट्रोपी, ठीक है। आइसोट्रोपी एंड अनआइसोट्रोपी, इनेबल कर दो, ठीक है, बस जो आएगा लेट आएगा। आइसोट्रोपी एंड आइसोट्रोपी, अब आप इस चीज को समझिए, एकदम से यहां हम इसका आंसर लिख देंगे, नो प्रॉब्लम, ये प्रॉपर्टी का आंसर लिख देंगे। आप थोड़ा सा ध्यान से देखें, अगर एक सॉलिड है, बल्क है, और इसमें कुछ पार्टिकल्स है जिनके पास कोई ऑर्डर नहीं है, देन इट विल बी, कौन सा होगा बताइए, दो टाइप के इसमें पार्टिकल है, कोई ऑर्डर नहीं है, तो किस टाइप का होगा ये, अमोर्फस होगा, ठीक है, अमोर्फस, अमोर्फस, और उसमें एक अच्छे तरीके से ऑर्डर है हमारे पास, बढ़िया।
ये रहा, इसमें अच्छा सा एक ऑर्डर मिल रहा है हमें 1 2 1 2 1 2 1 ऐसे करके, ठीक है। तो अब हम इसके थ्रू इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी हम थ्रू द सॉलिड जो नापते हैं, थ्रू द सॉलिड जैसे आपने देख लिया, थ्रू द सॉलिड होती है जैसे डेंसिटी हो, फिर जैसे आपका हो गया एक प्रॉपर्टी डेंसिटी होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी की बात चल रही है, फिर एक होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये चीजें जब हम मेजर करते हैं थ्रू द सॉलिड करनी पड़ेगी। अगर मैं लेफ्ट टू राइट जाता हूं तो रास्ते में मैं कितने पार्टिकल से टकरा रहा हूं, ये कोई एक इसका कोई एक ऑर्डर नहीं है, कोई फिक्स नहीं है, क्योंकि एक बार 7 पार्टिकल 8 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। ऑन एन एवरेज मैं मान लेता हूं लगभग मैं आपके 5 पार्टिकल से टकरा रहा हूं, तो मतलब उन 5 पार्टिकल की वजह से ये जो दो फिजिकल प्रॉपर्टी है, और भी होती है बहुत सारी, पहले ही बता देते हैं। तो ये जो फिजिकल प्रॉपर्टी अफेक्ट होंगी, ठीक है भाई। एक बार हमने एवरेज मान लिया, चलो 5 पार्टिकल से टकरा रहे हैं, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ फिक्स है, यहाँ आप ऐसे गए तो आपको इधर से तो मिले 5, ठीक है, आप ऐसे गए इधर से मिले आपको कितने 4, आपने क्रॉस किया 1 2 3 4 4 3 2 1, मतलब आप यहां देख लीजिए, अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं, अगर यहाँ कोई सी भी मैं डायरेक्शन ले रहा और डायरेक्शन की वजह से मैंने एवरेज मान रखा है, तो अगर डिफरेंट डायरेक्शन है तो मैंने एवरेज मान लिया है कि सेम प्रॉपर्टी है मेरी, तो मैं इधर से भी 5 पार्टिकल से टकराया, ऐसे भी 5 से टकराया, ऐसे भी 5 से टकराया, मतलब तो मैंने मान लिया तो डिफरेंट डायरेक्शन और सेम फिजिकल प्रॉपर्टी। अगर डिफरेंट डायरेक्शन है और सेम फिजिकल प्रॉपर्टी है तो उसको क्या बोला जाएगा, आइसो की एनाइसो, आइसो बोला जाएगा। अमोर्फस क्या होता है, आइसो, सेम, आइसो का मतलब सेम, आइसोट्रोपिक। ये थोड़ा सा उल्टा है, अभी तक अमोर्फस के बारे में जो है आपकी अच्छी वाली चीजें नहीं आ रही थी, उसका शार्प क्लीवेज नहीं था, उसके पास शार्प मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट नहीं था। इस बार क्या हुआ, इस बार इसके पास एक चीज, मतलब एक इवन चीज आई, ओड नहीं आई, ओड किसके पास जा रही है, क्रिस्टलाइन में। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या है, डिफरेंट डायरेक्शन है, और डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट प्रॉपर्टी हम मेजर कर रहे हैं। डिफरेंट प्रॉपर्टी मतलब अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेजर करता हूं लेफ्ट टू राइट तो कुछ और है, टॉप टू बॉटम है तो कुछ और है, और अगर मैं डायगोनली करता हूं तो कुछ और है। रीजन क्या है, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल, क्योंकि यहाँ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल नहीं है तो मैंने यहाँ ऑन एन एवरेज लिया। यहाँ क्या है, यहाँ एवरेज नहीं ले सकता मैं, यहाँ फिक्स है, पार्टिकल आएगा तो आएगा, यहाँ ऑर्डर है, इसको मैं लिखूंगा। में ऑन एन एवरेज ना ले तो इसमें भी डिफरेंट होगा। देखो ऑन एन एवरेज अगर नहीं लोगे तो फिर क्या लोगे आप ये बताओ, क्योंकि ऑर्डर तो है नहीं, कुछ ना कुछ तो लेना पड़ेगा। तो सर वो तो फिर मेजर ही नहीं किया जा सकता ना। मेजर तो करना पड़ेगा ना, हम कह रहे हैं मेजर करो आप ये बताओ कौन से मेथड से करोगे फिर। हाँ सही, ये भी है ना, मेजर तो करना है, यही तो टास्क लिया आपने, तो बस मेजर हमें करना है इस तरीके से करना है। तो अभी आपको कल मैं हाँ जी बताओ, ऑलमोस्ट इक्वल होता है ना इसमें, मतलब इसमें अमोर्फस वाले में डायगोनली अप से डाउन लेफ्ट टू राइट ऑलमोस्ट इक्वल आता है। वही कहा ना मैंने कि हमने इसमें एवरेज ले लिया, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कितने पार्टिकल हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं डायरेक्शन में कितने पार्टिकल मिलेंगे, क्योंकि ऑर्डर ही नहीं था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। हाँ ठीक है, सबसे ज्यादा पूछा जाता है व्हाट इज अनाइसोट्रोपी। व्हाट इज अनाइसोट्रोपी, सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये पूछा गया। ठीक है, दूसरा कहता है वो डिफाइन अनाइसोट्रोपिक, डिफाइन अनाइसोट्रोपिक सॉलिड्स, यानी कि आपको कौन से सॉलिड करने हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड करने हैं। ठीक है, कह देगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड विल नॉट शो अनाइसोट्रोपिक, जो अनाइसोट्रोपिक शो नहीं करेगा। अगर मैं आपको चार ऑप्शन दे दूं, ए आपका आ गया पीवीसी, बी आपका आ गया टेफ्लॉन, ठीक है, सी आपका आ गया डायमंड, और डी आपके पास आ गया ग्लास। चार मैंने आपको ऑप्शन दिए और मैंने कहा है कि इनमें से कौन अनाइसोट्रोपिक शो करेगा, तो कौन सा करेगा आप बताइए। डायमंड। डायमंड करेगा, बिल्कुल करेक्ट, क्योंकि भाई डायमंड आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है और ये नेटवर्क सॉलिड में आता है। ठीक है, ये सारे क्या है, अमोर्फस हैं, पीवीसी ये पॉलीमर है,
टेफ्लॉन भी पॉलीमर है, और ग्लास तो क्रिस्टलाइन होता नहीं, ठीक है। ग्लास में से क्रिस्टलाइन हो सकता है कंडीशन में, लेकिन यहाँ नहीं, वो बताया जाता है जब होगा। तो देखो ये है। अच्छा, एक चीज कंफ्यूजन बच्चों को ये हो रहा होगा कि सर इसको पहचाने कैसे, कौन सा इसमें अमोर्फस है और कौन इसमें क्रिस्टलाइन है, ऐसा है क्या? हाँ सर। बिल्कुल सही बात है, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, फटाफट वही डिस्कस करो। सर वो ग्लास और डायमंड में है थोड़ा। कोई नहीं, अभी नहीं, ये तो ग्लास और डायमंड तो आपको पता लगेगा जब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे, ग्लास के बारे में पूरी डिटेल मिलेगी वहां। फिलहाल मैं आपको बस इतना बता रहा हूं कि अमोर्फस और क्रिस्टलाइन को डिफरेंशिएट कैसे करना है, वो भी एक क्लियर हो जाएगा आपको, चिंता ना करो, ग्लास की पूरी डिटेल मिलेगी अगले टॉपिक में। इसका स्क्रीनशॉट लो। सर ग्लास तो उसमें आएगा ना वो सुपर लिक्विड में? हां, सुपर कूल लिक्विड में आएगा। हाँ सुपर कूल लिक्विड। स्क्रीनशॉट लो आप, मतलब आंसर करो। इसकी प्रॉपर्टीज अलग से पढ़ेंगे ना बाकी सबसे? हाँ, ग्लास की अलग से पढ़ो। ठीक है। ये स्क्रीनशॉट सर एक बार वो बता दो। ठीक है। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ याद कैसे करना है। बहुत सी चीजें सर्टेन है, वो सर्टेनिटी देख लो इसमें अमोर्फस में कौन सी है, बाकी छोड़ के सारे क्रिस्टलाइन बन जाएंगे। थोड़ा सा आपको ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि 95% जो आपके जो एग्जांपल बनेंगे वो इसी कैटेगराइजेशन से बनेंगे। चलो देखो याद कैसे करना है। आप जब भी प्रैक्टिस में लाओगे, जब क्वेश्चन करोगे ना, देखो अमोर्फस है ना, अगर अमोर्फस, तो आपका जितना भी पॉलीमर है दे आर अमोर्फस, जितना भी प्लास्टिक है दे आर अमोर्फस, समझे? अब पॉलीमर देखो, आपने देखा पॉलीमर, मैंने यहाँ टेफ्लॉन लिखा था, टेफ्लॉन पता कौन सा है? ये टेफ्लॉन वो है जो नॉन स्टिक तवा जो होता है, नॉन स्टिक कंटेनर जो होते हैं, ठीक है, किचन में, उनमें जो लगता है, जिसमें आप गर्म करने चीजें, ठीक है, फ्राई पैन वगैरह हो गया, उसमें ऑयली चीजें स्टिक नहीं होती, चिपकती नहीं है, तो टेफ्लॉन वो एक पॉलीमर है, ये एक पॉलीमर है। इसका फॉर्मूला है CF2 डबल बॉन्ड CF2। फिर लिखा था मैंने एक दूसरा, कौन सा लिखा था ऑप्शन? प्लास्टिक लिखा था क्या? पीवीसी लिखा था। इसका नाम है पॉली विनाइल क्लोराइड। अब जिसके सामने पॉली लग गया, इसका मतलब वो पॉलीमर तो है ही है। तो जितने भी पॉलीमर है जनरली सारे अमोर्फस होते हैं, ठीक है। और जैसे रबर आ गया तो ये भी अमोर्फस में आएगा यहाँ पर, ठीक है। अब जैसे प्लास्टिक है, प्लास्टिक तो है ही, आपका पॉलीथीन है तो CH2 डबल बॉन्ड, सॉरी इथीन, हाँ ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 का पॉलीमर है, एन करते हैं आप। तो ये सारे क्या होंगे आपके, ये सारे अमोर्फस होंगे। अब आप सुनो क्रिस्टलाइन से कैसे याद करना है। क्रिस्टलाइन, जितना भी मेटल है सब क्रिस्टलाइन है, जितना भी आयनिक कंपाउंड है सब क्रिस्टलाइन है, ठीक है। अभी वैसे इतना याद कर लो, इस तरीके से याद रखना है इसको, इसके एग्जांपल, ठीक है। एनसीईआरटी, हाँ बताओ। सर SiO2 क्वार्ट्ज जो होता है वो क्रिस्टलाइन है, अमोर्फस क्रिस्टलाइन है वो, और SiO2 उसमें आएगा आपका नेटवर्क सॉलिड में, क्वार्ट्ज वाला SiO2 कोवेलेंट सॉलिड जो फोर्थ टाइप का होता है। बस वही जा रहे हैं। इसके बाद में ग्लास की प्रॉपर्टी बताने वाला हूं, पहले ग्लास खत्म करते फिर उसको बताएंगे, ठीक है। चलिए, डायमंड भी तो उसी में आएगा ना? डायमंड भी लास्ट वाले में है, वो करेंगे अभी। और वो उसमें रटना नहीं है, क्योंकि सबसे ज्यादा दिक्कत उसमें क्या होती है, उसमें एग्जांपल याद करने की होती है सबसे बड़ी दिक्कत। और वो एग्जांपल हमें याद नहीं करने, हमें बस उसका फोर्स देखना है, फोर्स कौन सा लग रहा है, उस फोर्स के अकॉर्डिंग हम अपने मन में कोई भी मॉलिक्यूल सोच लेंगे तो उसका एग्जांपल पक्का लगा, तो हमें फोर्स याद रखना है। चलिए पहले ग्लास। और सर एक और चीज थी। हां जी पूछो। सर एक इसमें रखा था कि क्रिस्टलाइन सॉलिड हैव डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन। डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब फ्यूजन क्या होता है? फ्यूजन कौन सा प्रोसेस होता है? सॉलिड का कन्वर्जन डायरेक्ट लिक्विड में, डायरेक्टली लिक्विड में, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो मतलब डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन, यानी कि एक डेफिनेट हीट है कि आपने उसको 240 किलो कैलोरी देना है और उतने पे उसका फ्यूजन हो जाएगा। कोई इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं है कि 240 से कम या ज्यादा लगेगी। वही मैंने कल बताया था कि शार्प मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होंगे। शार्प मेल्टिंग बॉइलिंग हां सर, रेंज, शार्प मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होने का मतलब ये तो है ना कि इतनी हीट दोगे, इतना टेंपरेचर रेज कर दिया, फिक्स है, ठीक है।
चलिए ग्लास के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखो भाई, ग्लास बनता तो आपका SiO2 से ही है, क्वार्ट्ज आप इसको बोलते हो, बट ग्लास इज नॉट ए ट्रू सॉलिड। ट्रू सॉलिड नहीं है, इट इज कॉल्ड सुपर कूल्ड लिक्विड। ऐसा क्यों है तो आप ये देख लेते हैं पहले। देखो एक ट्रू सॉलिड क्यों नहीं है, क्योंकि ये क्रिस्टलाइन ही नहीं होता, इसकी कोई पार्टिकल की जो ये इसके अंदर यूनिट सेल्स नहीं होती, क्रिस्टलाइन नहीं होता है। अब देखो जरा, सुपर कूल्ड लिक्विड का मतलब है इट हैज टेंडेंसी टू फ्लो, टेंडेंसी टू फ्लो, यानी कि फ्लो होने की टेंडेंसी होती है इसमें। अगर ग्लास को कहीं रख दो ना तो वो है तो स्लो प्रोसेस, ठीक है। ये जो टेंडेंसी टू फ्लो है ये वेरी स्लो है, स्लो प्रोसेस है इसका फ्लो होने का, लेकिन है। अगर आप किसी मेटल के ब्लॉक को रख दो ऐसे, ठीक है, 3 साल बाद आप आगे देखोगे इसकी शेप, इसका साइज सेम मिलेगा। अगर आप ग्लास के ब्लॉक को ऐसे रख दोगे ना तो ये थोड़ा सा फ्लो हो जाएगा, फैल जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। इसका बेस्ट एग्जांपल है कि जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं उनकी जो खिड़कियां होती हैं उसमें जो ग्लास लगा हुआ होता है उसकी जो थिकनेस है, अगर मैं ग्लास की एक साइड से शेप बनाऊं, ये बना दी मैंने, तो उसकी जो थिकनेस है नीचे की साइड ज्यादा मिलेगी, ये डी, और इसको D1 मान लिया मैंने, इसको D2 मान लिया, तो D2 इज ग्रेटर देन D1। ये थिकनेस ज्यादा मिलती है, क्यों? क्योंकि वो जो है ना ग्लास बहुत दिनों तक उसने सनलाइट को फेस भी करा होगा, ठीक है, बहुत हल्का टेम्परेचर होगा भले ही, लेकिन सनलाइट को फेस तो किया होगा, और फिर उसका डाउनवर्ड टेंडेंसी टू फ्लो था, लेकिन ये प्रोसेस वेरी स्लो था, कोई बात नहीं है। लेकिन 3-4 साल बाद, ठीक है, इतने साल बाद आप आगे देखोगे तो इसकी थिकनेस नीचे से ज्यादा होगी, ऊपर से कम होगी, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इसको ट्रू सॉलिड नहीं बोलते, क्योंकि सॉलिड्स के अंदर टेंडेंसी टू फ्लो ऑटोमेटिकली नहीं होता, ठीक है। एक तो ये आ गया इसका क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन आया कि ग्लास को सुपर कूल्ड लिक्विड क्यों बोला जाता है और ट्रू सॉलिड क्यों नहीं कहते, क्रिस्टलाइन क्यों नहीं कहते, इसके अंदर टेंडेंसी टू फ्लो होती है, तो आप बताइए कहां देखा आपने, ये एग्जांपल आपको बता, ठीक है। दूसरा, ये फर्स्ट था। सेकंड है कि ग्लास क्रिस्टलाइन, ग्लास को क्रिस्टलाइन नेचर में कैसे लेके जाओगे। ये क्रिस्टलाइन नेचर में भी जा सकता है, और आपका बिल्कुल देखा हुआ एग्जांपल है। ग्लास को क्रिस्टलाइन नेचर में कैसे लेके जाओगे। आप एक चीज देखना, जैसे यही है, कोई पुरानी बिल्डिंग है या बहुत पुरानी गाड़ी है, कोई 4 व्हीलर कार है, खड़ी है कई सालों से गैराज में या कहीं भी, तो कई बार आपने देखा होगा कि उस कार का जो शीशा है ना, ये इसके अंदर हल्का सा सफेद सा धब्बा आ गया है, देखा होगा सफेद से धब्बे आ जाते हैं, ठीक है। तो यही है, ग्लास कैन बी कन्वर्टेड इनटू क्रिस्टलाइन नेचर। कैसे? कि आप उसको पहले हीट कीजिए, फिर इसको कूल कीजिए, फिर हीट कीजिए, फिर कूल कीजिए, तो ये भी प्रोसेस आपका कई सालों तक चलना चाहिए, बहुत दिनों तक, ठीक है। ये भी वेरी स्लो है, तो इस तरीके से ये क्रिस्टलाइन नेचर में बदल जाता है। अब यहां से क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन यही आता है कि या तो पुरानी बिल्डिंग है कोई, या कोई कार है, या कोई व्हीकल है जहां ग्लास लगा था, वो ग्लास जो है मिल्की क्यों हो गया है, मिल्की या व्हाइटिश, उसका होना मिल्की क्यों हुआ है या व्हाइटिश क्यों हुआ, ठीक है। उसका रीजन क्या है जी, कि उसके ऊपर सनलाइट पड़ी, ठीक है, रात को वो ठंडा हो गया, फिर अगले दिन सनलाइट पड़ी, ठंडा हो गया, गर्मी आई ठंडा हो गया, गर्मी आई गर्म हो गया, तो इस तरीके से ठंडा गर्म जब उसको करते रहेंगे, देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द क्रिस्टलाइन नेचर, ठीक है, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू इट्स क्रिस्टलाइन फॉर्म, तो क्रिस्टलाइन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। बस सर क्रिस्टलाइन फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है कैसे पता लगा कि व्हाइटिश आने से क्रिस्टलाइन हो गया? जब वो व्हाइटिश होना शुरू हो गया तो हमें पता लगना शुरू हो गया कि जहां-जहां व्हाइटिश है वहां क्रिस्टलाइन होता जा रहा है। मतलब सर वहां पे अरेंजमेंट हो गया पार्टिकल्स का? हाँ, वहां पे अरेंजमेंट हो गया पार्टिकल, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन है, पहला था ये, दूसरा था ये, एक थर्ड और है छोटा सा, उसको भी आप देख लो। वो डायरेक्ट पूछता है, हाउ कैन क्वार्ट्ज SiO2
हाउ SiO2 can be converted into glass. मिट्टी तो सबने देखी होगी है? हाँ सर। बोलो, मिट्टी सबने देखी है ना? चलो ठीक है। तो मिट्टी में बहुत सारे कंटेंट होते हैं, वैसे बहुत सारे कंटेंट होते हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ रिजल्ट के हिसाब से अलग अलग होते हैं। कहीं काली मिट्टी है, कहीं वैसे। तो एक उसमें एक कंटेंट होता है जो हल्का सा शाइन करता है ना? रेत के अंदर भी आपने कुछ पार्टिकल ऐसे देखो तो शाइन, ठीक है? चमकते रहते। ये बालू में ही तो। हाँ बालू, ये जो है ना, ये SiO2 है। वहां से अगर आप SiO2 का अलग निकाल के, चलो बहुत बढ़िया बात है, शाबाश। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, उसको आप फिर वही प्रोसेस में लाओ, हीट करो, कूल करो, हीट करो, कूल करो, 2-3 बार ऐसा करोगे वो ग्लास में कन्वर्ट हो जाएगा। ग्लास ऐसे बनाया जाता है। कितना टेम्परेचर रिक्वायर्ड होगा उसके लिए? ये तो मेरे याद नहीं है फिक्स, लेकिन बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर तो चाहिए होगा, एटलीस्ट 1000 के आसपास चाहिए होगा, ठीक है ना? और ये भी है कि रिसाइकल में भी ऐसे ही होता है। ग्लास का जो रिसाइकल करते हैं तो उसको क्या करते हैं, उसको बहुत ही बारीक पाउडर में वो वहां पे फैक्ट्री में पीस लिया जाता है, तोड़ लिया जाता है। फिर क्या करते हैं, उसको गर्म करते हैं, ठंडा करते हैं, उसको एक लिक्विड में कन्वर्ट कर देते हैं एट हाई टेम्परेचर। वो वहां पे डाइज रखी होती है, उनको मोल्ड कर देते हैं, जिस किसी शेप में उसको फिल कर दोगे उसी शेप को गेन कर लेगा, ठंडा हो जाएगा। ये होती है इसकी प्रोसेस, ठीक है? ठीक है सर। यस सर। अभी स्टार्ट कर रहे हैं नया क्लासिफिकेशन। देखो अमोर्फस इतना ही था हमारे पास। अमोर्फस के साथ ग्लास को कनेक्टेड रखना, मतलब अमोर्फस को ग्लास के साथ कनेक्टेड रखना, क्योंकि ये ट्रू तो नहीं है सॉलिड। सर ये अमोर्फस की फर्दर स्टडीज बाद में है क्या? ये क्योंकि यूजफुल तो होते ही हैं अमोर्फस। फिर आगे देखो ऐसा ना, अमोर्फस हमने सभी टाइप के सॉलिड से क्रिस्टलाइन को अलग निकाल दिया, बाकी को हमने अमोर्फस बोल दिया। तो अमोर्फस में कुछ पॉलीमर है, कुछ दूसरे तरीके के हैं। जैसे पॉलीमर हमने बताया, तो पॉलीमर का चैप्टर अलग ही है फिर। या जैसे वुड है, ये भी तो अमोर्फस ही है, क्रिस्टलाइन नहीं है, लकड़ी, ठीक है? फर्नीचर में हम इसको यूज करते हैं। वुड भी जो है नेचुरल पॉलीमर अलग से पड़ता है, ठीक है? ये है। एक क्वेश्चन और बन सकता है, अगर ज्यादा बहुत ही लास्ट का अगर आप देखना चाह रहे हैं, यूज ऑफ अमोर्फस सॉलिड, यूज ऑफ अमोर्फस सॉलिड। क्योंकि यहाँ तक जनरली बहुत कम लोग क्या मतलब हम सोचते नहीं कि हाँ इनका यूज भी कुछ हो सकता है। क्योंकि जब हम दो चीजों की कंपैरिजन करते हैं ना, तो हमारे मन में एक माइंडसेट होता है कि यार ये अच्छे वाला कैटेगराइजेशन है इसका, जिसमें सारी अच्छी प्रॉपर्टी है, इसमें थोड़ी सी लो ग्रेड की प्रॉपर्टी है, ठीक है? अमोर्फस सॉलिड्स का भी बहुत अच्छा यूज है। अगर अमोर्फस में पॉलीमर आ रहे हैं, तो पॉलीमर तो हमारी डेली लाइफ में इतने हैं कि हम उनको अपनी डेली लाइफ से भगा ही नहीं सकते। मार्कर मैंने पकड़ा है, पीवीसी का है। जितनी भी लकड़ी है वो सेलुलोज का पॉलीमर है। जितना भी कपड़ा हम पहन रहे हैं, फाइबर, फैब्रिक, ये सब क्या है, पॉलीमर ही तो है। ठीक है ना सर? गिलास क्वार्ट्ज का फॉर्मूला एक ही है। क्वार्ट्ज से ही ग्लास बनता है बेटा। गिलास, क्वार्ट्ज से ही ग्लास बनता है। अच्छा। इंग्लिश का इसलिए छोड़ा हुआ था कि तुम्हें से पढ़ी। ये देखो जरा, इसमें इंटेंस क्वेश्चन है कुछ। इसमें कुछ इंटेंस क्वेश्चन है, पेज नंबर है 4, ठीक है? इसमें 1.1 है, मैं एक करके एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है? इसमें व्हाई आर सॉलिड रिजिड, रिजिडिटी क्यों होती है बताओ? क्योंकि उनके पास सर फोर्स होने की टेंडेंसी नहीं होती, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है और स्पेस कम होता है। ठीक है, बस काम करो। नेक्स्ट है व्हाई डू सॉलिड हैव डेफिनिट वॉल्यूम, उसका भी यही है क्या? गलत है? तीनों रीजन ही होंगे, सेम आंसर होगा सर।
तो क्या दिक्कत है? वॉल्यूम कब फिक्स होती है ये बताइए, जब तक उसके पार्टिकल इधर उधर घूम रहा है वॉल्यूम फिक्स रहेगी। हाँ सर, तो ठीक है सर। क्या काम करेंगे? फोर्स और स्पेस। ठीक है। नेक्स्ट है बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जनरली ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव हो चाहे कुछ भी हो। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज अमोर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है। पॉलीयूरेथेन, अब बता दो आप अमोर्फस है कि क्रिस्टलाइन? एमॉर्फस। एमोर्फस है, पोली आ गया ना? पोली है, पोली। चलो नेप्थलीन, सर एमॉर्फस ही हो गए। अमोर्फस है सर ये। नेप्थलीन क्या है? एमोर्फस। क्रिस्टलाइन है। क्रिस्टलाइन। हाँ, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, इसको होल्ड रखो। बेंजोइक एसिड क्रिस्टलाइन है। टेफ्लॉन, क्रिस्टलाइन। टेफ्लॉन तो सर एमॉर्फस है। एमोर्फस। ठीक है। पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 क्रिस्टलाइन में आएगा। क्रिस्टलाइन आएगा, आयनिक है। हाँ। सेलोफेन, बताओ चलो सेलोफेन। एमॉर्फस। amorphous, ये जो है ना बुक बुक टेलीफोन। के ऊपर ये शाइनिंग वाली दिखाई दे रही है ना, बारीक सी पन्नी, हाँ सर। ये वही है। अमोर्फस ही हो गई थी। सेलोफेन वही है। ठीक है। अब देखो जरा, KNO3 क्या था? नेक्स्ट है पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC। जब पॉली आ गया तो कहाँ जाएगा? एमॉर्फस। एमोर्फस। फाइबर ग्लास। अब जब फाइबर आ गया तो कहाँ जाएगा ये? एमोर्फस में जाएगा। कॉपर, क्रिस्टलीन। क्रिस्टलाइन। मेटल। क्रिस्टलाइन। मेटलिक कहाँ जाएंगे? उसमें जाएंगे। ठीक है। चलो, तो अभी तो यही था। कल आप ध्यान रखना, कल जब पढ़ेंगे तो ये वाला पेज ओपन करके रखना। इसमें लिखा है डिफरेंट टाइप ऑफ सॉलिड क्लासिफिकेशन। पेज नंबर बेटा मेरी बुक में 6 है, टेबल नंबर 1.2 है, ये याद रखना बस। टेबल होगी बड़ी सी। टेबल नंबर 1.2 डिस्कस करेंगे, और कल ये टेबल 1.2 बॉय। कल इसको लर्न करा दूंगा पक्का, और यहाँ से एक नंबर का क्वेश्चन आपको 100% मिलना है। ये एक एक नंबर बटोरने पड़ेंगे, क्योंकि लास्ट में जाके आप पता क्या कहोगे? कैलकुलेशन चैप्टर बता दो इंपॉर्टेंट, मैं कहूंगा सॉलिड स्टेट है, आप पूछोगे कितने नंबर का, मैं कहूंगा 5। कैलकुलेशन इतना बड़ा चैप्टर केवल 5 नंबर का, तो ये जब एक नंबर यहाँ से बटोर लिया, एक पहले बटोर लिया, ऐसे ही करना पड़ेगा, नंबर वहां ऐसे ही लेने पड़ेंगे। और एक बात और बता दूंगा कि 1 मार्क 2 मार्क 3 मार्क, 4 का तो हटा दिया, 5, इसमें एक एक नंबर के, इसमें एक एक नंबर के 2, इसमें एक एक नंबर के 3, इसमें एक एक नंबर के 5, ये पैटर्न चल रहा है, इसको ध्यान रखो। नंबर एक एक करके बटोरने पड़ेंगे, चिंता ना करो, जो फ्लो चल रहा है उसमें चलते चले जाओ, नोट्स बनाते रहो, अपने स्क्रीनशॉट लेते रहो, और क्वेरी जितनी ज्यादा हो सके करो। ठीक है, चलो फिर आज के लिए इतना ही है, कल पढ़ते हैं। आपने बताया नहीं वाला, ठीक है सर। सर नेप्थलीन का तो बता दो। नेप्थलीन वाला कल बता देना। आपने तो देखो क्या है, बेंजोइक एसिड है ये, ठीक है। जब इसको ऑर्गेनिक में हम पढ़ेंगे ना, ये एक क्रिस्टल बनाता अपना, ये क्रिस्टल बना लेते हैं, क्यों? क्योंकि इसके साथ एक बेंजोइक एसिड और भी होगा। एक बोतल में आप, मैंने कह दिया आपको बेंजोइक एसिड फिल कर लो, तो उसमें केवल बेंजोइक एसिड के मॉलिक्यूल ही होंगे ना। ये क्या करेंगे? हाँ सर। ये क्या करेंगे? ये यहाँ पर COO, ठीक है, ये यहाँ पर H बॉन्डिंग करके रखेंगे ऐसे, और H बॉन्डिंग जब करेंगे तो क्रिस्टलाइन फॉर्म में अपने इस एक्स्ट्रा बॉन्ड जो बॉन्ड कहलाता है। ठीक है, इसी तरह नेप्थलीन जो होता है ये मॉलिक्यूलर सॉलिड में आएगा, नॉन पोलर। सर लेकिन जब नेप्थलीन को तोड़ते हैं वहां पे तो रफ सरफेस मिलता है, जब नेप्थलीन ब्रेक। वो एक तो देखो है, मेरी सुनो, वहां पर हमें उसकी क्या प्रॉपर्टी देखनी है, वहां पे हमें उसकी केवल वो प्रॉपर्टी देखनी है कि वो केवल किसी तरह सब्लिमेट हो जाएगा एट रूम टेम्परेचर। सर नेप्थलीन की वॉल्यूम भी तो बदल जाती है ना टाइम के साथ। हाँ सर, चेंज होता रहता है वो तो। जरूरी थोड़ी है कि जो, एक बार बताओ, जो चीज सब्लिमेट होती है वो सॉलिड से गैस में जाती है ना। हाँ हाँ सर। सॉलिड तो है ही,
अब वो क्रिस्टलाइन है कि नहीं है, क्या मॉलिक्यूलर है कि नहीं, मैं कह रहा हूँ मॉलिक्यूलर सॉलिड में आएगा ये, अभी मॉलिक्यूलर कल पता लग जाएगा वैसे आपको। कुछ सॉलिड जो ऐसे होंगे जो नॉन पोलर होंगे, किसी दूसरे से कोई अट्रैक्शन नहीं करेंगे, रादर आपका जो वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अलग, तो फिर क्या होगा वो मॉलिक्यूलर। लेकिन नेपथलीन को तोड़ने पर तो रफ सरफेस मिलता है, शार्प सरफेस ऐसे तो आप कभी मेटल तोड़ोगे ना, सरिया काट लोगे, वहां भी आपको रफ सरफेस ही मिलेगा। प्रोफेशनल तरीके से तोड़ सही मिलेगा। ये है ना बात, जब आप सरिया काटोगे किसी मेटल की रोड को काटोगे आपको वहां से रफ सरफेस मिलेगी, वो स्टैंडर्ड कंडीशन में करना है। सर वो तो कल पढ़ा दोगे ना। और फिर एक बात और भी है कि आप केवल उसको क्लीवेज प्रॉपर्टी से ही क्यों देख रहे हो, प्रॉपर्टी और भी मैच करो फिर सारी। हाँ सर, सारी मैच होनी चाहिए, सारी मैच होनी चाहिए, ठीक है। चलिए फिर आज के लिए इतना ही है, ये वाली क्योंकि तो मैं रिकॉर्ड कर लिया, मैं वहां भी अपलोड कर दूंगा, किसी को बाद में देखना वो देख। ठीक है सर।